एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी से संबंधित व्याकरण हो या साहित्य खंड हो, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को करते हुए धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। एक एक टॉपिक को, उनके एक एक बिंदुओं को समझते हुए जो है हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से आपको परीक्षा में अवश्य प्रश्न देखने को मिलेंगे। हमने एक पुस्तक को आधार बनाया है जो कि सामान्य हिंदी लूसेंट पुस्तक है, जिसमें काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट दिए हुए हैं और यहीं से हमें जो है परीक्षा में प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए एक एक टॉपिक को समझते हुए शुरुआत कर लेते हैं। जिस भी परीक्षा में सामान्य हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा का विकास। किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ, क्या वर्गीकरण रहा और कौन कौन से भाषा परिवार निकल कर आए, कौन सी पहले भाषा निकली, फिर उसके बाद कौन सी आई, फिर कौन सी भाषा निकल कर आई। इस प्रकार से किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ, इन बिंदुओं से हमेशा परीक्षा में प्रश्न देखने को मिले हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले वर्गीकरण की। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। एक एक बिंदु से मैंने आपको कहा था कि प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं, हिंदी विश्व की लगभग कितनी भाषाओं में से एक है, ये पूछा जा सकता है। तो लगभग 3000 भाषाओं में से एक मानी जाती है हिंदी पूरे विश्व में। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विलिष्ट भाषा है। ये पूछा जा सकता है कि हिंदी को आप किस प्रकार की भाषा मानते हो आकृति या रूप के आधार पर। तो यह एक जो है वियोगात्मक भाषा मानी जाती है। यहाँ वियोगात्मक का अर्थ क्या समझते हो? एक होती है वियोगात्मक और एक होती है हमारी संयोगात्मक भाषा। तो हमारी जो हिंदी है ये एक वियोगात्मक भाषा है और जो संस्कृत है वो कौन सी है? संयोगात्मक। संस्कृत हमारी जो होगी वो संयोगात्मक भाषा है, क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिंदी किस प्रकार की भाषा है या संस्कृत किस प्रकार की भाषा है, वियोगात्मक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, इस प्रकार से पूछा जाता है। और ऑप्शन में संस्कृत को दे दिया जाता है। तो संस्कृत एक प्रकार से हमारी संयोगात्मक भाषा है। जिस भी भाषा में जो है, जिस भी भाषा के जो वाक्यों में जो शब्द होते हैं उसमें अगर कारक चिन्हों को हटाकर लिखा जाता है वो होती है हमारी वियोगात्मक भाषा। एक उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो हम कह सकते हैं राम ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर जो राम ने है ना, ये कारक चिन्ह है हमारा, तो ये राम से अलग करके लिखा गया है। तो क्या हो गई हमारी वियोगात्मक भाषा। हिंदी को हम क्या कहेंगे? वियोगात्मक भाषा। लेकिन अगर संस्कृत में हम लिखेंगे कि राम ने पुस्तक पढ़ी या राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम है पुस्तकम पुस्तक एक सेकंड भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गई। राम है पुस्तकम पठती, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ने शब्द है वो राम के साथ ही इंक्लूड हो गया, राम ने पुस्तक पढ़ी। और हिंदी में जो हमने लिखा है अलग अलग करके, राम ने पुस्तक पढ़ी या राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो कारक चिन्हों को हटा करके लिखा है। और संयोगात्मक भाषा में जो है कारक चिन्हों को सटा कर लिखा जाता है, मतलब उसमें मिलाकर ही लिखा जाता है। ये तथ्य आप इस प्रकार समझ सकते हो। फिर देख लेते हैं, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है भाई। कई बार पूछा जाता है कि हिंदी को आप भाषा परिवार के आधार पर किस परिवार में रखोगे, किस वर्ग में रखोगे। तो ये एक जो है हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। तो देख लेते हैं भारत में कौन कौन से भाषा परिवार रहे हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से भारत में कौन सा भाषा परिवार नहीं है। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं भाई। भारत में भाषा परिवार जो है बहुरूपीय, एक सेकंड भाई, भारत में कौन कौन से भाषा परिवार मिलते हैं? तो भाषा परिवार है हमारे बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। और इनके बोले जाने वालों का प्रतिशत भी आप देख सकते हो। बहुरूपीय भाषा परिवार का 73% जनता बोलती है भारत में,
और द्रविड़ को 25%, ऑस्ट्रिक को 1.3% और चीनी तिब्बती को 0.7%। इस प्रकार से आप इनका प्रतिशत भी देख सकते हो। अन्यथा सिर्फ यही पूछा जाता है कि भाषा में कौन कौन निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार जो है भारत का भाषा परिवार नहीं है। तो भारत की भाषाओं के अंतर्गत जो है हिंदी कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो वो आती है बहुरूपीय भाषा परिवार में। इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं आगे। हिंदी बहुरूपीय भारत यूरोपीय के भारत ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। और किसकी भाषा है? भारतीय आर्य उपशाखा की भाषा मानी जाती है। बहुरूपीय परिवार के अंतर्गत भी कौन सी उपशाखा के अंतर्गत आती है? वो आती है भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत। तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से 3 कालों में विभक्त किया जाता है भारतीय आर्य भाषाओं को? सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर आएगी मध्यकालीन आर्य भाषा, उसके बाद आएगी आधुनिक आर्य भाषा। इन 3 परिवारों में जो है भारतीय आर्य भाषाओं को विभाजित किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा है और उनका समय क्या रहा, और मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आई, उनका समय कब से कब तक रहा, और जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आई और उनका समय क्या रहा। जो हमारी हिंदी भाषा है वो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत शामिल है। हिंदी और हिंदीतर की जो भाषाएं सभी है वे भारतीय आर्य भाषाओं के जो है आधुनिक आर्य भाषाओं में शामिल है। तो देख लेते हैं प्राचीन में कौन रही। मध्यकालीन आर्य भाषा में नंबर 1 प्राचीन, नंबर 2 मध्यकालीन, नंबर 3 आधुनिक। इस प्रकार से आप इनको डिवाइड कर सकते हो कि भारतीय आर्य जो बहुरूपीय आर्य भाषा परिवार है उसकी जो उपशाखा है आर्य भारतीय जो आर्य भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषा परिवार, उनको कितने वर्गों में बांटा गया है? उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। इस प्रकार आप देख सकते हो। और कौन सी भाषा किस परिवार में आती है, तो किस के अंतर्गत आती है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं शामिल है, ये हम देख लेते हैं। इनमें शामिल है संस्कृत। केवल संस्कृत को शामिल किया जाता है। और संस्कृत के अंतर्गत भी 2 प्रकार की जो संस्कृत हमें देखने को मिली, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी हमारी लौकिक संस्कृत। पहले आई वैदिक संस्कृत 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक जो है संस्कृत भाषाओं को भारतीय आर्य भाषा परिवार में रखा गया। यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक जो भाषा रही वो हमारी वैदिक संस्कृत के अंतर्गत शामिल है। और 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर ईस्वी पूर्व है भाई, ये 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक जो है रखी गई। ये हमारी लौकिक जो हमारी संस्कृत लौकिक संस्कृत भाषा को रखा गया। ये आपको समझ लेना है। यहाँ आप थोड़ा आप कंफ्यूज होगे क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट आपको लगेगी क्योंकि शुरुआत में पढ़ रहे हो। तो इसलिए यहाँ से एक एक तथ्य को आपको थोड़ा समझते हुए तैयार कर लेना है। क्योंकि देखो यहाँ पर आप प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की जब बात करेंगे ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषा शामिल है, तो केवल संस्कृत हो, इसमें लौकिक और वैदिक और लौकिक संस्कृत का नाम न दिया हो, केवल संस्कृत हो, तो केवल संस्कृत भाषा को हम रखेंगे। और संस्कृत में भी 2 भाषाएं हमारे सामने आएगी, एक वैदिक और एक लौकिक। इनका जो समय रहेगा, वैदिक का जो समय रहेगा वो रहेगा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। फिर लौकिक का जो रहेगा वो हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व। ये यहाँ ईस्वी पूर्व है। ईस्वी पूर्व के बाद जब 500 ईस्वी पूर्व से के बाद जब एक आता है हमारा, तो एक वो हमारी ईस्वी आ जाएगी। 500 ईस्वी पूर्व से लेकर ईस्वी पूर्व से के बाद जैसे इस प्रकार अगर बढ़ते हैं तो ये क्रम हमारे घटते हुए नज़र आते हैं। एक ईस्वी आएगी, इसके बाद 500 ईस्वी पूर्व के बाद आती है एक ईस्वी। इससे पहले ईस्वी पूर्व चलता है। एक ईस्वी से पहले की जो बात होती है वो ईस्वी पूर्व में कहलाएगी।
ना कि ईस्वी में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह हमें इनके जो समय को भी समझते हुए कर लेना है। तो देख लेते हैं आगे। फिर है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य, आई होप आपको समझ आ गया होगा, संस्कृत आर्य भाषाओं के अंतर्गत जो है संस्कृत भाषा मतलब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत जो संस्कृत भाषा हमारी शामिल है, उसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों शामिल है। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत हमारी आएगी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का जो समय रहेगा वो रहेगा 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक जो हमारी रहेगी वो रहेगी हमारी पाली का जो समय। फिर 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक जो हमारा समय रहेगा 500 ईस्वी, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रहेगी प्राकृत। फिर 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक कौन सी रहेगी हमारी अपभ्रंश। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो कि 1 ईस्वी से लेकर के जो 500 ईस्वी तक जो हमारी प्राकृत और 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक जो है हमारी रहेगी अपभ्रंश। ये मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत आएगी। और मध्यकालीन आर्य भाषाओं में जो तीनों भाषाओं का जो समय रहेगा वो रहेगा 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। ये ईस्वी पूर्व नहीं है, कहीं आप कंफ्यूज हो तो 500 ईस्वी पूर्व यानी कि 1 ईस्वी से पहले की बात है 500 ईस्वी पूर्व। और फिर उसके बाद जो है 2 भाषाएं और निकली, प्राकृत और अपभ्रंश 1000 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक प्राकृत, फिर 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश रही। इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हो। बढ़ते हैं आगे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देख लेते हैं आगे, आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं शामिल है। तो 1000 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन की जो भाषाएं रही, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो रही, उसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश शामिल थी। लेकिन 1000 ईस्वी के बाद जो अब तक का जो समय रहा, उसके अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास हुआ। और हिंदीतर यानी हिंदीतर का मतलब है हिंदी के बाद की जितनी भी भाषाएं बोली जाने लगी वे सभी जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में शामिल है। तो हिंदी और हिंदीतर की जो भाषाएं रही वे सभी आधुनिक आर्य भाषाओं में शामिल हैं, जैसे कि बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि जितनी भी भाषाएं रही आधुनिक आर्य भाषाओं में शामिल है। तो आई होप आपको ये यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आई होप आपको जो सभी डाउट जितने भी आप लोगों को, अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते तो आपको इतना समझ शायद ही नहीं आता कि आपको ये नहीं पता चलता किस प्रकार से इनको जो कालों में बांटा गया है। तो अगर शुरुआत से आप अगर पढ़ रहे हो तो हम लुसेंट बुक को आधार मान करके सामान्य हिंदी की तैयारी को करेंगे, जो जिसमें भी आप की परीक्षाओं में सामान्य हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो देख लेते हैं। और शुरुआत है अभी हमारी। जो बच्चा बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आप कर सकते हो। तो देख लेते हैं। अभी हमने एक बार से आप इस टॉपिक को आप फिर से रिवाइज कर सकते हो कि प्राचीन आर्य भाषा परिवार में शामिल है हमारी संस्कृत भी हमारी 2 प्रकार की है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जो कि समय रहा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व। फिर है मध्यकालीन आर्य भाषाओं में हमारी शामिल है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यकालीन आर्य भाषा में शामिल नहीं है। तो ना ही संस्कृत शामिल है, ना ही हमारी हिंदी शामिल है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में केवल पाली, प्राकृत और संस्कृत है। फिर है हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाओं में केवल हिंदी और हिंदीतर की जो भाषाएं हैं वो शामिल है। और इस प्रकार से जो हिंदी भाषा का विकास हुआ, कहाँ से निकली, सबसे पहले आई संस्कृत से विकास हुआ, फिर पाली का, फिर पाली से निकल कर आई प्राकृत, और प्राकृत से निकली फिर अपभ्रंश के बाद निकली हमारी हिंदी। इस प्रकार से भाषा का विकास होता गया और हमारी हिंदी भाषा का जो विकास माना जाता है इन भाषाओं से। और संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी भी कहा जाता है। और सबसे प्राचीन भाषा पूछ ली जाए तो संस्कृत ही हमारी सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। तो देख लेते हैं आगे अगला जो, उसके बाद देख लेते हैं भाई एक सेकंड।
उसके बाद देख लेते हैं भाई हम आगे बात करते हैं। तो फिर भाई जो भाषा परिवार को जो कालों में डिवाइड किया गया था, प्रयोग काल उनके रहे थे, तो वे कौन कौन से रहे देख लेते हैं। अभी हम डिटेल से हम समझ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत यास्क और पाणिनि द्वारा जो है समय 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक वैदिक संस्कृत रही। लौकिक संस्कृत का भी आपने नाम देख ही लिया कि लौकिक संस्कृत हमारी 1000 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक का समय लौकिक संस्कृत का रहा। फिर हमारी मध्यकालीन आर्य भाषाओं में प्रथम प्राकृत यानी कि पाली को क्या कहा जाता है, ये प्रथम प्राकृत। और प्राकृत हमारी कौन सी होती है, द्वितीय प्राकृत। और अपभ्रंश होती है हमारी तृतीय प्राकृत। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम प्राकृत किस को कहा जाता है, द्वितीय प्राकृत कौन सी होती है, या तृतीय प्राकृत कौन सी होती है। तो प्रथम प्राकृत हमारी पाली होती है, दूसरी प्राकृत हमारी जो द्वितीय प्राकृत होती है वो प्राकृत ही होती है, और तृतीय प्राकृत हमारी अपभ्रंश या अवहट को कहा जाता है। तो देख लेते हैं इनका भी समय एक बार से 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक जो भाषा रही वो हमारी किस में आती है, वो हमारी रही पाली कौन सी है, प्रथम प्राकृत। या पाली दे देंगे आपको या प्रथम प्राकृत देंगे, एक नाम देंगे ऑप्शन में, तो आपको समझ लेना है। कहीं आपको पाली की जगह प्रथम प्राकृत अगर लिख दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देख लेते हैं 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक जो भाषा रही वो पाली भाषा रही। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, भारत की प्रथम देश भाषा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही है। ये पूछा जाता है भगवान बुद्ध के जो उपदेश है वो किस भाषा में दिए गए, वो हमारे शामिल है पाली में। तो द्वितीय प्राकृत के अंतर्गत हमारे जो समय रहा है वो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक जो समय रहा वो द्वितीय प्राकृत यानी प्राकृत भाषा का रहा। और महावीर प्रसाद के सारे उपदेश प्राकृत में ही है। अगर ये पूछा जाए भगवान बुद्ध के उपदेश किस में है, वो पाली में, और महावीर के उपदेश किस में है, वो प्राकृत में है। उसके बाद बात करें आगे, तीसरा जो प्राकृत है तृतीय प्राकृत यानी अपभ्रंश को कहा गया है। तो अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक जो हमारी अपभ्रंश काल रहा। और उसके बाद 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक अवहट कहा। अपभ्रंश के बाद और हिंदी से पहले और अपभ्रंश के बाद, एक मिनट भाई, अपभ्रंश जो अपभ्रंश भाषा है आई होप आपको समझ रहे होंगे। अपभ्रंश भाषा के बाद और हिंदी से पहले इनके बीच की जो भाषा है वो आई अवहट। इनके दोनों के बीच की भाषा को नाम दिया गया अवहट का, जिसका समय रहा 900 ईस्वी। इस प्रकार से 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी संक्रमणकालीन काल या संक्रांति काल भी इस समय को कहा गया। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है निम्नलिखित में से संक्रमण काल किसे कहा गया या संक्रांति काल किसे कहा गया। तो और अपभ्रंश और हिंदी के बीच का जो समय रहा अवहट भाषा के काल को संक्रमण काल या संक्रांति काल कहा गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देख लेते हैं आगे और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जब हम समय देखें तो आप लोगों ने पता ही है 1000 ईस्वी के बाद का जो समय रहा था वो रहा था आधुनिक आर्य भाषाओं का। तो उसमें जब हिंदी की जब शुरुआत हुई थी, हिंदी भाषा का जब विकास हुआ था, तो अपभ्रंश का जो समय 1000 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद जो हिंदी से पहले यानी कि 1100 ईस्वी से जो पहले की जो हिंदी रही थी 1000 या 1000 के 1100 तक भी मान सकते हो, लेकिन उसके बीच का कुछ समय ऐसा रहा था जिसमें अवहट भाषा का विकास हुआ। उसको वो हिंदी में भी शामिल है और अपभ्रंश में भी शामिल है। तो इस प्रकार से हम जब सही मायने में जब इसका समय देखें तो 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक प्राचीन हिंदी का विकास हुआ। फिर मध्यकालीन हिंदी के विकास को भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी के विकास को भी 3 काल खंडों में बांटा गया, यानी प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। जिस प्रकार से हमने भारतीय आर्य भाषा परिवारों को बांटा था कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार और आधुनिक आर्य भाषा परिवार। प्राचीन आर्य भाषा परिवार में शामिल थी
हमारी संस्कृत मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, और आधुनिक आर्य भाषा परिवार में हमारी हिंदी को शामिल किया गया था। इसी प्रकार जो आधुनिक आर्य भाषा परिवार है उनको भी 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक हिंदी का विकास हुआ 1850 से लेकर के अब तक। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ एक और तथ्य भैया, 1850 में भारतेंदु जी का भी जन्म हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसके नाम से ही जो है एक युग का भी क्या नाम पड़ा था, एक काल का नाम पड़ा था भारतेंदु युग। आधुनिक काल के अंतर्गत जो प्रथम काल आता है, प्रथम युग है, उसे भारतेंदु युग कहा गया। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हो कि इस काल से जो है, इस समय से अब तक जो है हमारी आधुनिक हिंदी रही। तभी से हमारी जो है गद्य का विकास की शुरुआत होने लगी थी हिंदी में, और जो है धीरे धीरे जो है खड़ी बोली का भी विकसित रूप हमारे सामने आने लग गया था। तो देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है देख लेते हैं भाई, समझ लेते हैं। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। तो हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? वो संस्कृत है। मैंने बताया ही था आपको, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत का ही विकास हुआ। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। और संस्कृत में भी कौन सी संस्कृत आई थी पहले आई थी वैदिक, फिर उसके बाद जो है लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। लौकिक से निकली फिर पाली, पाली से निकली प्राकृत। सॉरी भाई, तो देख लेते हैं एक सेकंड, आगे देख लेते हैं भाई। हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषा से होती हुई मतलब पाली प्राकृत से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है। फिर अपभ्रंश भाषा अवहट से गुजरती हुई जो है हिंदी की तरफ मुख करती है, हिंदी का रूप ले लेती है, प्राचीन प्रारंभिक का रूप लेती है। और सामान्य रूप से हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। सामान्य रूप से जब हिंदी भाषा का जो आरंभ है वो किस भाषा से माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। इस प्रकार से अगर चार्ट के माध्यम से आप देखना चाहो तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट निकली, फिर अपभ्रंश के बाद अवहट निकली, फिर प्राचीन और अर्थात प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ। विकास चिन्हों के लिए प्रयुक्त संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रही हैं। तो इस प्रकार से इनको आप बार बार रिवाइज करते हुए आपको याद कर लेना है, क्योंकि इन जो मैं जोर देकर इन जो तथ्यों को आपको बता रही हूँ तो इनसे प्रश्न हमेशा घुमा फिरा कर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप तथ्यों को बिल्कुल समझ के साथ अगर आप करोगे तो हर एक प्रश्न का आंसर आपको जो ऑप्शन में बिल्कुल डायरेक्ट देखने को आपको मिल ही जाएगा। अगर अन्यथा इन तथ्यों को अगर आप याद करते रहोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, फिर आप कंफ्यूज होगे इसमें क्या था इसमें। लेकिन एक एक तथ्य को आपको पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए अगर आपको पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो फिर देख लेते हैं अपभ्रंश भाषा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि हर एक भाषाओं से संबंधित कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा में हमें देखने को मिले हैं। तो देख लेते हैं, एक मिनट भाई, चलो आज की क्लास आज एक सेकेंड, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। फिर आगे चल के भी थोड़ी लंबी क्लास को करके चैप्टर को जो है कवर करते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम करेंगे। अगर आप वीडियो जो भी बच्चा देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हो कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्या इस प्रकार से लोसेंट बुक पुस्तक को आधार बना करके हम जो है क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए चले। तो आप अगर आप अपने कुछ भी सजेशन में कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते हो तो मुझे भी समझ आएगा आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए और किन किन टॉपिकों पर आपको जो है आपको क्लास की ज़रूरत है या आपको क्लास चाहिए। तो क्या मेरे द्वारा कराई गई जो टॉपिक है आपको समझ आ रहा है? तो इन सभी बातों को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।